नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ सुरक्षित और खुशहाल हैं। मैं अंजलि राव लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का नवा पाठ, जो कि है नया पाठ। और उस पाठ को हमेशा की तरह उस पाठ में जाने से पहले कुछ सवाल और जवाब हम कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों, मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? तो मैडम ने क्या सवाल पूछ लिया है ना। हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, पर मेरा ये सवाल है कि क्या आप अपनी माँ का आदर व सम्मान करते हैं? उनकी कही हर बातों को मानते हैं या उनसे लड़ाई और झगड़ा करते हैं, उनकी बातें नहीं मानते हैं? और बच्चों, क्या आपकी माँ आपसे उतना ही प्यार करती है जितना आप करते हैं या उससे कई अधिक प्यार करती है? तो बच्चों, माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, बेहद प्यार करती है और उनके कितने भी बच्चे हों, है ना, उनको बराबर का प्यार देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी माँ के जो प्यार है, उनकी ममता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, है कि नहीं बच्चों? तो माँ वैसे ही होती है, माँ का ममता का मोल कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। और माँ हमारा हर वक्त ख्याल रखती है कि नहीं? माँ हमारा देखभाल करती है, हमें जो पसंद है नापसंद है उसका ख्याल करती है और दिन भर हमारी चिंता में लगी रहती है कि नहीं? हमें गोद में बैठाती है, हमें रोने से रोकती है ना। जब हम रोते हैं, गुस्सा करते हैं, तब वो हमें संभालती है। ऐसी ही प्यारी माँ का आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता, जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। और वह माँ अपने बालक के एक व्यवहार पर बड़ी चिंतित है, क्योंकि उनका बेटा रतन वो बोल नहीं सकता है, वो गूंगा है ना बच्चों। और उसका नाम है रतन और वह बोल नहीं पाता है। यही उसकी माँ की लाचारी है, बेबसी है। और वो समझ नहीं पाती है कि मेरा बालक जब बड़ा हो जाएगा तब वो कैसे अपने भविष्य की ओर बढ़ेगा, है ना, उसका भविष्य कैसे सुधरेगा, संवरेगा। और यही चिंता करते हुए उसकी माँ अपने बेटे की भविष्य की ओर, भविष्य के बारे में चिंता करते हुए जो है अपने भावों को प्रकट करती है। और उसी भाव को जो है कुंवर नारायण जी, जो कविता के लेखक है, कविता के रचयिता है, जिसने इस कविता को रचा है, उन्होंने उनकी भावनाओं को और रतन की भावनाओं को इस कविता में जागृत करने की कोशिश की है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ और फिर हम इस कविता की ओर बढ़ेंगे और हम जान पाएंगे कि कवि किस तरीके से उनकी भावनाओं को हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता को, है ना, इस कविता को अपने दिल पर और अपने मन में हम उतारते हैं। तो चलिए बच्चों, कविता की ओर। बच्चों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि कविता में जाने से पहले कुछ बातें जो है लिखी गई हैं, हम उसे जान लेते हैं क्या लिखी हुई है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई तरह के चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो, है ना। बचपन में हम कई चीजें याद करते हैं। अब हमारा बचपन गुजर रहा है ना। हम बचपन के साथियों को याद करते हैं, उनके साथ खेल याद करते हैं और साथ ही साथ कई खास बातें हम याद करते हैं। और साथ ही साथ जब हम इस कविता को पढ़ेंगे तब हम रतन और रतन की माँ को भी याद करेंगे और उनका भी हम चित्र अपने मन में प्रस्तुत करेंगे। आगे है कि कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद बचपन की पढ़ी हुई कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। और कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर कर आती है। इसमें कवि कहते हैं कि कविता जो है धीरे धीरे पढ़ने की और समझने की चीज है और उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है।
कभी कभी तो बरसों बाद भी हम बचपन की बातें याद करते हैं, है ना। बचपन में हम उन भावनाओं को अपने अंदर नहीं ले पाते हैं, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो कई बातें जो है हमें बचपन की याद आती हैं और कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में वो घर कर जाती है और किसी मौके में वो उभर कर बाहर निकलती है। अगली है कि कविता कहानी सबके साथ क्या होता है। कविता के साथ भी ऐसे ही होता है, कहानी के साथ भी ऐसे ही होता है। जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे किसी दिल के कोने में, मन के कोने में रह जाता है और फिर हम कई बरसों बाद या कभी जो है मौके में वो चीजें निकल आती है। इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि कविता हमें समझ में आ रही है कि नहीं, पूरी तरीके से हमें समझ आ रही है कि नहीं। अगर उससे केवल एक चित्र ही उभरता है तो काफी है, यानी कि कामयाब है उस कविता आप तक पहुंचाने के लिए, है ना। अगर हम कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद उस कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में जो चित्र उत्पन्न होते हैं, उभरते हैं, आपको रतन की माँ और यदि रतन दोनों ही आपके मस्तिष्क में अगर वो उभर रहा है तो कविता सार्थक है, कामयाब है। तो चलिए बच्चों, हम आनंद लेते हैं इस प्यारे से मार्मिक कविता, यानी कि दिल को छू जाने वाली कविता का हम आनंद लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक माँ की बेबसी कविता, है ना बच्चों। ये भी आपके किताब में है, आप इसे देख सकते हैं। एक माँ की बेबसी, संगीतमय कक्षा आज हम करने जा रहे हैं। संगीतमय कक्षा, माँ के साथ है उसका बेटा, प्यारा सा बेटा। आप इसे कल्पना करिए, मन में सोचिए कि रतन की माँ और रतन उसके साथ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम प्रारंभ करते हैं, इस प्यारी सी कविता को गाते हैं और संगीतमय कक्षा बनाते हैं। न जाने के सादृश पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। तो चलिए बच्चों एक बार हम फिर से गाते हैं और इसका सारांश भी हम समझते हुए जाते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। तो कवि कहते हैं, कुंवर नारायण जो कवि हैं इस पाठ के, इस कविता के, वो कहते हैं कि न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, पता नहीं कहाँ से वह आ जाता था हमारे साथ और खेलता था हमारे साथ, खेलने आ जाता था। और रतन नाम का वह बच्चा था जो बोल नहीं सकता था, बिल्कुल भी वह बोल नहीं पाता था और फिर भी वह हमारे साथ खेलने आता था, है ना। तो कवि यहाँ पर उस बच्चे के भावनाओं को समझकर हम तक उसकी भावनाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में बच्चों की तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। फिर से एक बार। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में बच्चों की तरह वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। तो मेरी प्यारे बच्चों, आगे की कुछ पंक्तियां कहती है कि वह एक टूटे खिलौने के सदृश था, टूटे खिलौने के समान था, है ना। देखने में वह बच्चों की तरह था, फिर भी वह एक बच्चा ही, तभी तो वो दूसरे बच्चों की समान था, सब कुछ उसके साथ उसके पास था। पर भी कवि कहते हैं कि वह एक टूटे खिलौने के सदृश था, यानी कि खिलौना क्या काम करता है, आपकी हर चीजें वो पूरी करती है ना। खिलौने से आप खेलते हैं, वो चाबी देते हैं तो भगभग करती है, आगे बढ़ते हैं, खिलौने के साथ आप बहुत मजा करते हैं। पर जब यदि वो खिलौना टूट जाता है तो या वह खिलौना क्या पहले के समान काम करता है? नहीं करता है। तो उसी प्रकार कवि ने कहा है कि वह बालक एक टूटे खिलौने के समान था, वह हम बच्चों के ही तरह था,
लेकिन हम बच्चों के लिए वह अजूबा था, वो विचित्र था, अलग था। हम बच्चों के लिए वह अलग था, अजूबा था, विचित्र था करके कवि कहते हैं। फिर देखते हैं कवि क्या कहते हैं। क्योंकि हमसे वो भिन्न था, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। है ना, कवि कहते हैं कि वह अजूबा था, हम बच्चों के लिए वह विचित्र था, अलग था, क्योंकि हमसे वो भिन्न था। है ना, हमारे जैसा ही था पर वो हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे, हम उससे डरते भी थे, घबराते भी थे। हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे, हम उसको समझ नहीं पाते थे। वह हमसे कुछ बातें भी करता था तो हम उसको जान नहीं पाते थे, उसकी घबराहटों को। वह कहाँ पे डर रहा है, कैसे डर रहा है, क्यों डर रहा है, उनकी ये सभी क्रियाकलापों को बच्चे जो है समझ नहीं पाते थे। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को। ना इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को। है ना, कवि अभी कहना चाहते हैं कि उसके इशारे मुझे समझ नहीं आते थे। है ना, वो बोलना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, पर उसके इशारों को, उसके भावनाओं को मैं समझ नहीं पाता था। ना उसकी भयभीत आंखों को, उसके डरे हुए आंखों को वो समझ नहीं पाता था। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। है ना, जब कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है और वह उसे बोल नहीं पाता है, उसको बता नहीं पाता है, तो वो अंदर में उसकी छटपटाहट चलती रहती है, वो परेशान होता रहता है ना। तो रतन भी बहुत परेशान हो रहा था और यही सारी बात जो है कवि बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। जितनी देर वह रहता पास बैठे उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। है ना, कवि अभी कहते हैं कि जब तक रतन खेलता था उसकी माँ उसे एकटक निहारती रहती थी, देखते रहती थी कि मेरा बच्चा कहीं गिर तो नहीं रहा है ना, कहीं उसे चोट तो नहीं लग रही है। वो परेशान हो जाती है उसकी माँ, और वह ये सारी चीजें जो है कवि देखता है कि उसकी माँ उस बच्चे को बराबर देखती है, निगरानी करती है, देखभाल करती है और निहारती रहती है उसका खेलना। है ना, जब तक वो खेलता रहता है उसकी माँ उसे देख देख कर खुश होते रहती है। और अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब जो है कवि कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो जा रहा हूँ ना, जब मैं बड़ा हो जाता हूँ, तब मैं समझता हूँ उसकी माँ के बारे में और उस रतन के बारे में कि क्या क्या उसके अंदर में भावनाएं और ये सारी चीजें जो है जगती है ना। बच्चों के समय में, छोटे समय में हम ये सारी चीजें नहीं समझते। जब हम बड़े हो जाते हैं तब पिछली बातों को हम याद करते हैं और ये सारी चीजें हमारे मन में आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक। उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। है ना, आप देख पा रहे हैं कि माँ बैठी है और बेटे को देख रही है ना। अब कवि कहते हैं कि उनकी भाषा जो है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो गूंगे होते हैं, जो लाचार होते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं।
और अब मुझे याद आते हैं, जब मैं बड़ा हो गया हूँ तब मुझे याद आ रहा है उनकी लाचारी, उनकी बेबसी, रतन से भी अधिक उसकी माँ की आंखों में, मुझे रतन से भी ज्यादा उसकी माँ की जो आंखों में जो बेबसी थी, लाचारी थी, है ना, वो असमर्थ थी, असहाय थी, कमजोर हो गई थी क्योंकि उसका बेटा बोल नहीं पा रहा था। और यह सब अभी कवि अपने मन में उतार रहे हैं और उनकी माँ जो रतन की माँ है उसकी बेबसी को हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी कवि बड़े हो गए हैं और वो सब कुछ जानने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो है रतन से भी अधिक कवि को लग रहा है कि उसकी माँ हमेशा बेबस रहती थी, लाचार रहती थी, सोचते रहती थी, उसकी आंखों में वो दुख था अपने बच्चे के भविष्य को सोचकर, है ना बच्चों। प्यारी सी कविता को लिखने वाले हैं जिसका नाम मैंने पहले ही बता दिया था, कुंवर नारायण जी, और उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से जो है हम तक इस कविता के माध्यम से इस बात को हम तक पहुंचाया है। और आशा करती हूँ कि आपको इनकी जो बातें हैं, इनकी भावनाओं को आप समझने में समर्थ हुए हैं और समझ पाए हैं। और आपको यदि ये बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे अपनी कॉपी पर इस सारी कविताओं को अच्छी तरह से लिखें और पढ़ने की बार बार कोशिश करें और इनकी भावनाओं को आप अपने अंदर उतारें। तो बच्चों, ये थी प्यारी सी कविता, एक माँ की बेबसी। और अब हम इस कविता से जो है संबंधित कुछ कठिन शब्द करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक माँ की बेबसी कविता से जो संबंधित जो कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं हम उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं कि क्या कुछ हमें इस पाठ में जो सारे जो कठिन शब्द आए हैं, जो मुश्किल शब्द हैं, उसे यदि हम जान जाएं तो और अधिक अच्छे से हम इस कविता को जान पाएंगे। एक माँ की बेबसी, इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं अदृश्य। इस कविता में आए गए कुछ शब्द हैं जैसे अदृश्य, है ना, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आया था वह हमारे साथ, है ना, जो दिखाई न दे, गायब रहता है, जो दिखता नहीं है, अदृश्य रहता है, जो गायब रहता है। यानी कि रतन को वहां पे कोई जानता नहीं था, है ना, रतन को वहां पे कोई जानता नहीं था और वह फिर भी कहीं से निकल कर आ जाता था और हमारे साथ वह खेलता था। तो अदृश्य यानी कि जो दिखाई न दे। अजूबा, अजूबा यानी कि आश्चर्यजनक, या हम कह सकते हैं विचित्र, है ना, वह हमारे लिए अजूबा था। सारे बच्चे कहते थे ना कि वह हमारे साथ खेलता था मगर फिर भी वह हमारे लिए विचित्र था, अजूबा था, अलग था, आश्चर्यजनक होता, मतलब उसे देखकर हमें आश्चर्य होता था, है ना। तो अगला है कि भिन्न, भिन्न यानी अलग या पृथक, वह हमसे भिन्न था। बच्चे कहते हैं, कवि कहता है कि वह हमसे भिन्न था, बहुत ही अलग था। और इशारों, इशारों यानी कि संकेतों, यानी कि आपने देखा है ना, आपने नृत्य में भी देखा है, बहुत सारे नृत्य ऐसे होते हैं जो इशारे से होते हैं। आपको उसमें मुद्राएं ऐसी ऐसी ली जाती है जिससे कि सामने वाला इंसान उस मुद्राओं को समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। उसी प्रकार इशारे भी वैसे होते हैं, जो गूंगे होते हैं, जो अपने बातों को कह नहीं सकते, वो अपने कुछ इशारे देकर जो है वो संकेत देकर दूसरों को बताते हैं। तो वैसे ही भयभीत यानी कि डरा हुआ या खौफजदा। डरा हुआ कौन था? रतन डरा हुआ था, है ना, भयभीत था, उसकी आंखों में हमेशा डर रहता था। और खौफजदा भी उसका एक अन्य शब्द है। फिर एक बार हम इस कठिन शब्दों को जान लेते हैं बच्चों। अदृश्य यानी कि जो दिखाई न दे या गायब, है ना। अजूबा यानी कि आश्चर्यजनक या हम विचित्र कहते हैं जिसको। और भिन्न यानी अलग अलग, है ना, जैसे हमारी संस्कृति है ना, हमारी संस्कृति, हमारे भारत देश की भी संस्कृति क्या है बच्चों? अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो भिन्न। इशारों यानी संकेतों, है ना, कुछ हम संकेत देते हैं, इशारे देते हैं जिससे हमारी बातों को लोग समझ सके, है ना। और बहुत सारे आपने साइन भी देखे होंगे, देखिए बोर्ड में कुछ साइन लगे रहते हैं एरो मार्क्स के, और कुछ रोड में आप देखिए गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए भी कुछ साइन लगे हैं, मतलब
वो इशारे हैं। और आपने ट्रैफिक पुलिस को भी देखा होगा, जो खड़े रहते हैं और आपको कहते हैं, ऐसे ऐसे इशारे करते हैं तब गाड़ियां जाती है, या ऐसे इशारे करते हैं तो गाड़ियां रुक जाती है ना। तो उससे क्या होता है कि इशारों से लोग दूसरे जो है समझ जाते हैं। तो इशारे। और भयभीत यानी डरा हुआ, है ना, या खौफजदा, अंदर से जो हमें डर रहती है या हम डर जाते हैं। हम कह सकते हैं कि कल मैंने कुछ अनजान सी चीजें देखी और मैं डर गया, है ना, भयभीत हो गया। तो यही है शब्द। आगे बढ़ते हैं। अन्य कुछ शब्द हैं छटपटाहट। छटपटाहट यानी कि बेचैनी, है ना, मन में एक उथल पुथल सा हो जाना, बेचैनी हो जाना, घबराहट हो जाना, है ना। और छटपटाना मतलब शारीरिक तरीके से नहीं, मन की छटपटाहट जिसको हम कहते हैं। मन जो है बहुत ही व्यथा में हो जाता है, गंभीर हो जाता है, उसको कहते हैं छटपटाहट या बेचैनी। निहारती रहती। निहारती रहती यानी कि देखती रहती, है ना। एक टक यदि हमें कोई चीज पसंद है तब हम उसे क्या करते हैं, निहारते हैं, देखते हैं, एक टक उसको देखते रहते हैं। तो रतन की माँ अपने बच्चे को, रतन को, वो एक जगह ऐसी बैठे रहती थी और उसको निहारते रहती थी, उसको देखते रहती थी। और बेहतर यानी कि अच्छा, बहुत अच्छा, जिसको हम कहते हैं कि ये आपकी बेहतर प्रस्तुति है ना। आपने बहुत अच्छा नृत्य किया या बहुत अच्छा संगीत आपने गाया तो लोग आपको क्या करते हैं, सराहते हैं, बेहतर बोलते हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए और भी ऐसे काम करते रहे, तो इसको कहते हैं बेहतर। और बेबसी यानी कि लाचारी, है ना। ये पाठ बेबसी पर ही आधारित है, माँ की बेबसी पर ही आधारित है। तो माँ बेबस थी, लाचार थी, अपने बच्चे के भविष्य को सोचकर। हाँ, तो बच्चों फिर से हम जानते हैं छटपटाहट यानी बेचैनी। निहारती रहती यानी कि एक टक देखते रहती। बेहतर यानी कि बहुत अच्छा, अच्छा जिसको कहते हैं। और बेबसी यानी कि लाचारी, असहाय। ठीक है बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार कविता का पाठ कर लेते हैं, कविता का जो है संगीत में वाचन कर लेते हैं। आप भी इसे दोहराएं व करें। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोले नहीं सकता था, खेलता था वह हमारे साथ। एक टूटी खिलौने की तरह, देखने में बच्चों की तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। क्योंकि हमसे भिन्न था, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। ना इशारों में कहे उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहट को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, झलकती उसकी बेबसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये प्यारी सी कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने रतन की माँ और रतन को अपने मन में उतारा, है ना, उसके चित्र को आपने अगर मन में उतारा, तो मेरे लिए ये कविता आप तक पहुँचाना सार्थक था, कामयाब था। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस कविता को दोहराते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, है ना। घर पे इस कविता को लिखें और कठिन शब्दों को ढूंढें, उसके अर्थ को आप समझने की कोशिश करें। जो मैंने बताया है वो भी इसका अर्थ है, और साथ ही साथ आप
शब्दकोश, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी, है ना, उससे भी इन शब्दों को आप ढूंढने की कोशिश करें और उनके अर्थ को निकालने की कोशिश करें। और हम फिर मिलेंगे बच्चों इस पाठ के दूसरे भाग में। तब तक के लिए बच्चों हंसते मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।